नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में प्रदर्शनकारियों के बवाल और अमेरिका चीन के बीच व्यापार वार्ता पर बातचीत करेंगे। कार्यक्रम के अंत में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी आपको बताएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड की टुकड़ियों की तैनाती के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। गार्ड की तैनाती के खिलाफ कैलिफोर्निया ट्रंप पर दायर करेगा मुकदमा। कम से कम 27 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। इजराइल ने गाजा के लिए मानवीय सहायता ले जाने वाली नाव को रोका। इजराइल ने कहा पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग समेत सभी यात्री सुरक्षित। ईरान समेत कई देशों ने की निंदा। परमाणु कार्यक्रम पर ईरान जल्द सौंपेगा अपना प्रस्ताव। अमेरिकी प्रस्ताव पर जताई असहमति। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजराइल पर परमाणु हथियार छोड़ने के लिए दबाव बनाने की अपील। रूस के यूक्रेन में भीषण हमले से घबराया नेटो देश पोलैंड बड़ी तैयारी में जुटा। यूक्रेन रूस के बीच कैदियों की अदला बदली जारी। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा अगले कई दिनों तक चलेगी ये प्रक्रिया। लंदन में अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड को लेकर बातचीत जारी। दोनों देशों के बीच टैरिफ युद्ध का हल निकालने की कोशिश। मंगलवार को भी जारी रह सकती है बातचीत। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े शहर लॉस एंजलिस में माहौल तनावपूर्ण है। यहां प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर बवाल मचा दिया। हालात काबू से बाहर होने के बाद यहां राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के तहत नेशनल गार्ड्स की तैनाती कर दी गई। हालांकि ट्रंप के आदेश के बाद यहां नेशनल गार्ड्स की तैनाती भी विवादों में आ गई। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं क्यों इस शहर में बवाल मचा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। आगजनी, पत्थरबाजी, पुलिस के साथ झड़प के बीच तीखी होती राजनीतिक बयानबाजी। अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े शहर लॉस एंजलिस में पिछले दिनों से ऐसे ही हालात हैं। बिगड़ती स्थिति से निपटने के लिए सेना को शहर की सड़कों पर उतार दिया गया है। फिर भी हालात में बहुत ज्यादा सुधार होता दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल पिछले हफ्ते 6 जून से कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में तनाव तब सुलगना शुरू हुआ जब इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट ICE के अधिकारियों ने शहर में कई जगहों पर छापेमारी की और लोगों को गिरफ्तार किया। इन कार्रवाइयों के विरोध में नाराजगी बढ़ी। देखते ही देखते लोग सड़कों पर उतर आए और ICE के अधिकारियों से शहर छोड़ने की मांग करने लगे। हालात बिगड़ते देख राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2000 नेशनल गार्ड तैनात करने का आदेश जारी कर दिया। आदेश के तुरंत बाद 60 दिनों के लिए नेशनल गार्ड की तैनाती कर दी गई। सुलगते शहर के बीच रिजर्व सैनिकों की तैनाती ने केंद्र और राज्य के अधिकारों की जंग भी छेड़ दी। कैलिफोर्निया प्रांत में डेमोक्रेट की सरकार है। गवर्नर ने ट्रंप के आदेश को राज्य की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है, जबकि कई आलोचक इसे जानबूझकर तनाव पैदा करने वाला कदम करार दे रहे हैं। वहीं कई प्रदर्शनकारी इसे व्यवस्था बनाए रखने वाला कदम नहीं बल्कि धमकाने की रणनीति बता रहे हैं। लॉस एंजलिस के डाउनटाउन में भीड़ एकत्र होने को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की मौजूदगी दिखाई दे रही है। कई इलाकों से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया गया है। ट्रंप ने मास्क लगाए प्रदर्शनकारियों की तुरंत गिरफ्तारी के आदेश भी जारी कर दिए हैं। उनका कहना है कि अब से विरोध प्रदर्शनों में मास्क पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि इसे लेकर संशय है कि ये अधिकार उनके पास है भी या नहीं। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अवैध विदेशियों ने शहर पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि हिंसा या विद्रोही उनके संकल्पों को डिगा नहीं पाएंगे,
लॉस एंजलिस में बड़ी संख्या में अप्रवासी रहते हैं। शहर की 34% आबादी इमिग्रेंट्स की बताई जाती है। ट्रंप की डिपोर्टेशन पॉलिसी के तहत आईसीई का हर दिन बिना दस्तावेज वाले 3000 अप्रवासियों को रिकॉर्ड संख्या में गिरफ्तार और डिपोर्ट करने का लक्ष्य है। छापेमारी की एक वजह कुछ व्यापारियों द्वारा फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करना भी है। और इस खबर पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रंजन कुमार, एसआईएस जेएनयू से हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर कुमार, जिस तरह के हालात वहाँ पर बने हुए हैं कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में, किस तरह से आप इसको डिफाइन करना चाहेंगे, जो हालात वहाँ पर हैं? देखिए, कैलिफोर्निया में हालात काफ़ी ख़राब हैं, क्योंकि वहाँ पे जो अभी कॉन्फ्लिक्ट जिस ढंग का हो रहा है, सीधा प्रोटेस्ट ट्रंप के विरोध में, ट्रंप की जो पॉलिसीज़ है उसके विरोध में हो रहा है। और आप जानते हैं कि कैलिफोर्निया ऐसा स्टेट है जहाँ पे कि जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा है, और वहाँ पे जो नॉन वाइट पॉपुलेशन, चाहे वो लैटिनो का हो या एशियन पॉपुलेशन है, वह भी काफ़ी संख्या में है, और ख़ासकर लॉस एंजलिस में भी वो संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो इस कारण से आपने देखा कि हमेशा पहले भी लॉस एंजलिस, ट्रंप के पहले शासन के पहले रेजिम की बात करूं 2020 का, तो उस समय भी वहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे, और अभी फिर से वहाँ पे प्रोटेस्ट। अभी सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो काफ़ी वायलेंट हो गया है। और प्रोटेस्ट का कारण आप जानते हैं कि जो आईसी, जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है वहाँ पे, इमिग्रेशन और कस्टम्स का, वो वहाँ पे लोगों को पकड़ रहे हैं जो कि जिनके पास दस्तावेज नहीं है, जिनके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। और ट्रंप ने टारगेट बना लिया है कि वो एक नंबर, सर्टन नंबर को हर एक महीने में वो अरेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो उसी अरेस्ट के विरोध में वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। और चूंकि वहाँ पे लैटिनो पॉपुलेशन, लैटिनो यानी कि लैटिन अमेरिकन जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वैसे में वहाँ पे प्रोटेस्ट काफ़ी तीव्र हो गया है। और अभी और एक और इम्पॉर्टेंट इशू है समझने वाले, कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी हैं। आपने जैसे बताया कि कैलिफोर्निया स्टेट जो है वो ग्रीन स्टेट के रूप में देखा जाता है, डेमोक्रेटिक स्टेट के रूप में देखा जाता है। जो गौसम, जो वहाँ के गवर्नर हैं वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। वहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी का काफ़ी सपोर्ट है, काफ़ी सबसे बड़ा बेस माना जाता है कैलिफोर्निया स्टेट। तो वैसे में वहाँ पे जो चूंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह भी किसी न किसी रूप में प्रोटेस्ट को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है, और उनको सपोर्ट भी करा है आइडियोलॉजिकल लेवल पे। और जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, जो फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन है, केंद्रीय सरकार जो है, वो वहाँ पे उसको पूरी तरह से रोकने की कोशिश कर रही है। तो वैसे में ये कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और वहाँ पे जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं उनको एक तरह से सपोर्ट भी मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वहाँ के मेयर हैं, वहाँ के जो गवर्नर हैं, और वहाँ पे जो सेनेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये सारे लोग ट्रंप की पॉलिसी को गलत बोल रहे हैं, और उनको लग रहा है कि ट्रंप इनके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। तो इस कारण से आप देख रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल टर्न लेता जा रहा है। और प्रोटेस्ट जो आज हुआ, प्रोटेस्ट 3-4 दिनों से चल रहा था, लेकिन आज का प्रोटेस्ट काफी वायलेंट था। और उसके बाद ट्रंप ने वहां पे नेशनल गार्ड को उतार दिया, जो कि नेशनल गार्ड को नॉर्मली आप इमरजेंसीज में रखते हैं, और नेशनल गार्ड को नॉर्मली जब भी उतारा जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे या उसके परमिशन पे उतारा जाता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनको पता है कि चूंकि वो डेमोक्रेटिक पार्टी का वहाँ पे की बढ़त है, वो लोग ही हैं वहाँ पे, तो उनसे परमिशन लिए बिना ही इन सारे गार्ड्स को, वहाँ पे 2000 गार्ड्स को उतार दिया। और उन पे भी अटैक्स हुए हैं। उन्होंने भी काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया। वहाँ का जो ट्रेड यूनियन लीडर है वो भी अरेस्ट हो गए हैं। तो इस कारण से वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, और मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट अभी चलेगा। पिछले शासन डॉक्टर की मैं कुमार, बात अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरह से देखें कि जिस तरह से वहाँ पर जब चुनाव हुए थे, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था वहाँ पर अवैध प्रवासियों का, और अब जब वहाँ पर कार्रवाई हो रही है तो इसका राजनीतिक फायदा किसको होते हुए आप देखते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से यहाँ पे देखिए, वहाँ का जो पॉलिटिक्स है, तो कैलिफोर्निया की बात करूँ तो चूंकि वहाँ पे इमिग्रेंट पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, और खासकर लैटिन अमेरिका, स्पेनिश पॉपुलेशन इत्यादि काफ़ी ज़्यादा है। तो लोकल लेवल पे वहाँ पे हमेशा फ़ायदा होगा। जो डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, उनके जो गवर्नर हैं, या जो
जो मेयर हैं उनको, और इसी कारण से वो इस ढंग के प्रोटेस्ट को सपोर्ट भी कर रहे हैं। हम्म। लेकिन जो ओवरऑल अमेरिका की मैं बात करूं तो उसमें मुझे लगता है कि ट्रंप को फायदा हो सकता है, क्योंकि जो पूरी अमेरिकन सेंटिमेंट है वो कहीं ना कहीं यह भी उनको लगता है कि उनके जॉब्स को जो इमिग्रेंट्स हैं, वो चाहे वो लैटिन अमेरिकन हो या फिर एशियन इमिग्रेंट्स हो, उन्होंने उनके जॉब्स को खा लिया है। और इसी कारण से ट्रंप की पूरी पॉलिसी देखेंगे तो एंटी इमिग्रेशन और प्रो अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली जो पॉलिसी है, जिसमें वहां पे ही इंडस्ट्री लाना चाहते हैं, वहां के लोगों को एम्प्लॉय करना चाहते हैं और वहां से फिर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो वैसे में लार्जर लेवल पे मुझे लगता है कि ट्रंप को फायदा होगा, लेकिन लोकल लेवल पे डेमोक्रेटिक पार्टी को फायदा हो रहा है। और चूंकि डेमोक्रेटिक पार्टी में एक तरह से साइलेंस हो गया था, एक तरह से वो पार्टी बिखरने के कगार पे हो दिख रही थी, तो वैसे में उनको लग रहा है कि इस मूवमेंट के माध्यम से इसको रिवाइव किया जा सकता है। जब पिछली बार सरकार में आए थे ट्रंप, तो वहां पे आपने देखा था किस ढंग से वॉल स्ट्रीट और कई जगहों पे काफी मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था, और वो प्रोटेस्ट चलता ही रहा काफी दिनों तक। इस बार वैसा देखने को नहीं मिला था अभी तक, लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी शुरुआत हो रहा है। और केवल ये कैलिफोर्निया नहीं बल्कि लगभग 51 जगह, सारे स्टेट्स में लगभग लगभग हर एक जगह पे किसी न किसी रूप में वो प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। हम्म। लेकिन वैसे स्टेट जहाँ पे कि डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है वहाँ पे लोकल लेवल पे, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट काफी जोर तोड़ से हो रहा है, जो कि दूसरी जगहों पे जो रेड स्टेट हैं, जो कि ट्रम्प के सपोर्टिंग स्टेट्स हैं, वहाँ पे ये इसका प्रभाव काफी कम है। डॉक्टर कुमार, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप को ये अधिकार है कि वो जिस तरह से वहाँ पर नेशनल गार्ड की तैनाती कर रहे हैं, और कैलिफोर्निया स्टेट का कहना है कि ये फेडरल वर्सेज स्टेट की कहीं ना कहीं एक लड़ाई है, संप्रभुता जो स्टेट की है उसको कहीं ना कहीं छेड़ा जा रहा है, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत अहम मुद्दा है अगर वहाँ के अंदरूनी राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखेगा। ये ऐसे समझिए कि जैसे आर्मी के उतारने की बात होती है, तो हम्म। नॉर्मली आप जो सिविल वार भी छोड़ रहे हैं, अभी तो सिविल वार की स्थिति नहीं है। नॉर्मली जो इस ढंग के कंडीशंस होते हैं उसमें आप आर्मी को नहीं लाते हैं। उसमें जैसे कि यहाँ पे भी हमारे इश्यूज होते हैं तो हम आर्मी को नहीं लाते हैं, वहाँ पे सीआरपीएफ को भेजते हैं या जो दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसको भेजते हैं। यहाँ पे दिक्कत यह है कि नेशनल गार्ड जो है वो उसको दोनों बुला सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो वहाँ पे है, जो लोकल गवर्नमेंट है वह भी बुला सकता है, और उसको फेडरल गवर्नमेंट जो वह भी बुला सकते हैं। तो इस कारण से, और लेकिन नॉर्मली क्या हुआ था कि इससे पहले जब वहाँ पे पहले बुलाया गया था, वो 60 साल पहले की घटना है। हम्म। तो उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने जो बुलाया था, तो स्टेट के परमिशन पे बुलाया था। लेकिन इस बार ट्रंप ने स्टेट का परमिशन नहीं लिया है, और यही विवाद का मुद्दा है क्योंकि अगर स्टेट का इशू है, लॉ एंड गवर्नेंस स्टेट का इशू है, तो वहां पे उन्होंने नेशनल गार्ड को क्यों बुलाया। लेकिन वह यह बोल रहे हैं कि चूंकि जो आईसी है वो एक फेडरल एजेंसी होती है, जो इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट एजेंसी, वो फेडरल एजेंसी है। हम्म। चूंकि ट्रंप का कहना है कि चूंकि उन पे अटैक हो रहे थे, तो उनको अटैक से बचाने के लिए उन्होंने नेशनल गार्ड को भेजना जरूरी समझा। और उनका भी एक लॉजिक है, ट्रंप भी जो कहने की कोशिश कर रहे हैं उसके लीगल पॉइंट्स भी हैं, और उसमें एक तरह से लॉजिक भी लग रहा है, क्योंकि वो यह बोलेंगे कोर्ट में जाके कि चूंकि आईसीए के जो स्टाफ्स थे, उन पे अटैक्स हो रहे थे, कुछ वायलेंट अटैक्स भी हुए थे और उसके वीडियोस भी दिख रहे थे, और मास्क लोगों ने अटैक किया। तो वैसे में वो डिफेंड करेंगे ट्रंप यह कह के कि हमने अपने जो सिक्योरिटी थे आईसीए के, उनको बचाने के लिए हमने नेशनल गार्ड को उतारा है। हम्म। लेकिन ये इशू कोर्ट में गया है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी के जो वहाँ गवर्नर है उन्होंने बोला है कि वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कोर्ट में ले जाएंगे और हम्म। फिर निर्णय कोर्ट में लिया जाएगा। सर, एक सवाल और आता है कि इतनी बड़ी संख्या में जिस तरह से वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, वायलेंस एक तरह का वहाँ पर है, तो इतनी बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी कैसे कैलिफोर्निया में आ जाते हैं, या हम लॉस एंजलिस की बात करें, इसको थोड़ा सा बताएंगे हमको? देखिए, अमेरिका में जो इमिग्रेंट्स की संख्या है, वो काफ़ी ज़्यादा, आप जानते हैं अमेरिका को इमिग्रेंट का देश भी एक तरह से बोला जाता हम्म। है। लेकिन अभी जो समस्या है कि ट्रम्प की जो पॉलिसीज है, उन्होंने जो खासकर जो लैटिन अमेरिका और दूसरे देशों से भी वहाँ के जो लोग हैं उसको काफ़ी रोकने की कोशिश की, और खासकर वैसे लोगों का जिनका कि कुछ ना कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हो, या वहाँ पे उन्होंने कुछ इस ढंग की वारदात किए हैं, ड्राइविंग इश्यूज हैं या कोई भी दूसरे ढंग के इश्यूज हैं, तो उनको उन्होंने पुनः वापस भेजने की का एक तरह से निर्णय ले लिया है। और उनके उनका जो इलेक्शन हुआ था ट्रम्प का,
वो इलेक्शन का सबसे प्रमुख मुद्दा वहाँ पे इमिग्रेशन था। और इसी कारण से आपने देखा कि जो एक बॉर्डर जार के रूप में जाना जाता है, होमन उनका नाम है, तो उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ बनवाने की कोशिश की है जो इमिग्रेंट हैं उनके विरोध में। और अमेरिका में इमिग्रेंट की संख्या काफ़ी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इससे पहले के जो एडमिनिस्ट्रेशन थे, मैं पिछले 20-25 साल की बात करूं, तो अमेरिका में जो लोअर स्किल जॉब्स थे वो अमेरिका का जो व्हाइट या ब्लैक पॉपुलेशन है वो नहीं करना चाहता है। ब्लैक तो फिर भी करना चाहता है, व्हाइट पॉपुलेशन बिल्कुल नहीं करना चाहता है। वहाँ का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहाँ पे वो काफ़ी लेबर फोर्स का जरूरत है। और चूंकि लेबर फोर्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, तो वहाँ पे जो लैटिन अमेरिका के रूट से आपने देखा कि जो कई बार डंकी रूट भी बोला जाता है, तो वहाँ से काफ़ी लोगों ने वहाँ से माइग्रेट किया। कनाडा के माध्यम से रास्ते से भी काफ़ी लोगों ने माइग्रेट किया है। तो वहाँ पे इस ढंग के लोगों की संख्या काफ़ी हो गई है। लेकिन वह इकोनॉमी को एक तरह से सपोर्ट कर रहे थे। वहाँ पे जो अनस्किल्ड जॉब्स थे या फार्मिंग सेक्टर का जो टेक्सास इत्यादि का जो जॉब था, और सारे जॉब्स में ये सारे वर्कर्स काम कर रहे थे। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी थी, प्रो इमिग्रेशन वाली पॉलिसी थी, खासकर जो डेमोक्रेटिक पार्टीज की पॉलिसी थी, बाइडेन की पॉलिसी या बाइडेन से पहले की जो पॉलिसी थी। कुछ ना कुछ नियंत्रण जरूर थे वहाँ पे, लेकिन इस ढंग से नहीं थे। वहाँ पे जैसे कुछ दिन पहले जब मैं स्टूडेंट था, तो वहाँ पे पुलिस को अधिकार नहीं था कि मुझसे वो पुलिस पूछ सकते थे कि मुझे पासपोर्ट दिखाओ, क्योंकि वो एक तरह से इमिग्रेशन को एक उस ढंग से प्रोटेक्ट करते थे और उनको लगता था कि इमिग्रेंट्स कहीं ना कहीं यहाँ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन अभी जो लॉज हैं वो चूंकि काफी प्रोटेक्शनिस्ट लॉज हो गए हैं, काफी आप जानते हैं कि टैरिफ से लेके मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और जिस ढंग से इमिग्रेंट्स को भेजने की कोशिश हुई, जिस ढंग से ट्रंप ने भेजने की कोशिश की है, उससे वहाँ पे लोग जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन है वो काफी खफा है। और इमिग्रेंट पॉपुलेशन जो है ज्यादातर उसमें है वो डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करता है। तो इस कारण से भी ट्रंप को लगता है कि ठीक है। डॉक्टर कुमार, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। मैं बनूंगा फौजी और दुश्मन को उसके घर में घुस के मारूंगा। मैं बनाऊंगी अपने फौजी भाई बहनों के लिए हथियार। ये नया भारत बड़ा हुआ है आर्म्ड फोर्सेस के पराक्रम और आत्मनिर्भर भारत की मिसालें देखते हुए। तभी तो ये चल पड़ा है PM मोदी के साथ विकसित भारत बनाने। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर चलते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के सत्ता में आने के बाद जहां अमेरिका और चीन के बीच काफी भीषण टैरिफ युद्ध देखा गया, वहीं अब दोनों देश इस टैरिफ युद्ध को खत्म करने के लिए आपस में बातचीत कर रहे हैं। मई में जिनेवा में हुई बातचीत के बाद अब लंदन में दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही है। अमेरिका और चीन सहित दुनिया भर के बाजारों की इस बातचीत पर नजर लगी हुई है। इस बीच चीनी निर्यात के नकारात्मक आंकड़े भी काफी सुर्खियों में हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका और चीन में जारी टैरिफ वॉर के बीच दोनों देशों के प्रतिनिधि एक बार फिर बातचीत की मेज पर पहुंचे। इस बार दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच यह बातचीत लंदन शहर में हुई। इससे पहले मई में भी दोनों देशों के बीच जिनेवा में टैरिफ और व्यापार के मुद्दे पर वार्ता हुई थी, लेकिन इस बार की बातचीत से पहले
चीनी निर्यात के लिए नकारात्मक आंकड़े सामने आए हैं। दरअसल अमेरिकी टैरिफ ने चीनी निर्यात को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिसके चलते बीते मई में चीन की निर्यात वृद्धि दर 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई। मई में अमेरिका को जाने वाले चीनी निर्यात में 12.7% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं चीन में फैक्ट्री गेट डिफ्लेशन भी मई में 3.3% गिरकर करीब 22 महीने की सबसे बुरी स्थिति में पहुंच गया है। ये वह कीमत होती है जिस पर फैक्ट्री से वस्तुएं बनकर थोक बाजार में पहुंचती हैं। टैरिफ के चलते अमेरिका में चीनी वस्तुओं की कीमत में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से मांग बनाए रखने के लिए चीनी फैक्ट्रियां अपने उत्पाद को पहले से कम कीमत में बेच रही हैं। इसके चलते चीनी निर्माताओं का मुनाफा लगातार कम हो रहा है। आर्थिक मोर्चे पर बिगड़ती घरेलू और बाहरी स्थिति के बीच चीनी प्रतिनिधिमंडल वाइस प्रीमियर ही लाइफेंग के नेतृत्व में लंदन पहुंचा। दोनों देशों के बीच पिछले महीने जिनेवा में कुछ बातों को लेकर सहमति बनती दिखी थी, जहां दोनों देशों ने आसमान छूती टैरिफ की दरों पर 90 दिनों के लिए रोक लगाने की बात कही थी। लेकिन उसके बाद अमेरिका ने चीन पर सहमति का पालन न करने का आरोप लगाया था। हालांकि इसके बाद पिछले सप्ताह शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने समकक्ष शी जिनपिंग के साथ बातचीत की थी, जिसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बैठक से अच्छे परिणाम की उम्मीद जताई है। इसी कड़ी में बीते शनिवार को चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स के निर्यात के कुछ आवेदनों को मंजूरी दी थी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी विमानन कंपनी बोइंग ने भी अप्रैल के बाद पहली बार कमर्शियल जेट चीन भेजने की मंजूरी दी है। लंदन में हुई मौजूदा बातचीत में अमेरिका की तरफ से ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट, वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक और व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच हुई बातचीत की गंभीरता को देखते हुए शेयर बाजारों में उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि अमेरिकी प्रशासन के अनिश्चितता भरे रवैये के चलते देखना होगा कि यह वार्ता आखिर वैश्विक अर्थव्यवस्था को कोई स्थिरता दे पाती है या मोल तोल की यह लड़ाई अभी जारी रहेगी। डॉक्टर राजन कुमार हमारे साथ बने हुए हैं, SIS JNU से जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर कुमार, ये बातचीत चल रही है लंदन में और ये कहा जा रहा है कि कल भी ये बातचीत जारी रह सकती है। इससे पहले बातचीत जिनेवा में हुई थी। सवाल ये है कि दोनों के बीच में, चीन और अमेरिका के बीच में काफ़ी भीषण हमने टैरिफ युद्ध देखा है। कोई हल निकल पाएगा? देखिए, निगोशिएशन की कोशिश तो चल रही है दोनों तरफ से और काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है और दोनों देशों को लग रहा है कि इसमें दोनों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि चीन ने क्या किया है कि जो रेयर अर्थ मटेरियल जो होता है, जो कि कंप्यूटर से लेके हर एक चिप्स में बनाने में जो जिसका प्रयोग होता है, वो उसने सप्लाई कम कर दिया और बंद कर दिया है। तो वैसे में वहाँ पे जो भी चिप्स बनाने वाली फैक्ट्रीज़ हैं अमेरिका में, उनको परेशानी, क्योंकि 70% जो ट्रेड है वो चीन कंट्रोल करता है। रेयर अर्थ मटेरियल बोलते हैं इसको। तो वैसे में अमेरिका की दिक्कतें हो रही हैं वहाँ पे। अमेरिका में जो अमेरिका ने दूसरी तरफ क्या किया कि सेमीकंडक्टर चिप्स इत्यादि जो चीन को दे जाता था वहाँ से, और इलेक्ट्रॉनिक इत्यादि में जिसका प्रयोग होता था, तो उसको उन्होंने बैन कर दिया है। और इसके अलावा आप जानते हैं कि टैरिफ दोनों देशों ने काफ़ी 145% तक का लगा दिया था अमेरिका ने, लेकिन उसको बाद में जिनेवा के बाद कम कर दिया गया है। तो अमेरिका अब 30% लगा रहा है और चीन अब 10% लगा रहा है। तो वो जिनेवा के जो वार्ता हुई थी उसमें काफ़ी एक तरह से एग्रीमेंट हुआ था कि रेयर अर्थ मटेरियल इत्यादि पे वो फिर से बात करेंगे, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि इस पे सबसे पहले उसका नेगोशिएशन हो, क्योंकि नहीं तो वहाँ के जितने ज़्यादातर जो फैक्ट्रीज़ हैं वो काम नहीं कर पाएंगे उस ढंग से जैसा कि अभी कर रही हैं। तो और चीन चाहता है कि जो उस पर जो इतना ज़्यादा टैरिफ जो लगा दिया था, और अभी 90 दिन का समय है, एक इंटरिम पीरियड है जिसमें कि वो 30% अमेरिका द्वारा लगाया गया है और 10% वो चलेगा, और उसके बाद वो हटाने की कोशिश करेंगे। तो उसी से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेलीफोनिक वार्तालाप हुई थी शी जिनपिंग जो चीन के प्रेसिडेंट हैं और अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में अभी कुछ दिन पहले ही, और उसके बाद यह बात हुई कि इसको हम फिर से निगोशिएट करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि वही कोशिश हो रही है। इसमें समय लगता है, जो भी ये जो नेगोशिएशन टैरिफ के होते हैं इसमें कई स्टेजेस होते हैं और उस स्टेज में काफ़ी समय लगता है। लेकिन चूंकि ये दोनों देशों के बीच में ट्रेड काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 580 बिलियन का लगभग गुड्स का ट्रेड है, मैं सर्विस की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसमें कि लगभग 450 बिलियन अमेरिका
के पास चीन भेजता है और 145 और 150 के आसपास चीन इंपोर्ट करता है अमेरिका से। बिलियन डॉलर के प्रोडक्ट्स उतना इंपोर्ट करता है। तो वैसे में अमेरिका चाहता है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ को बढ़ा के वहाँ से जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट्स को कैसे सब्सटीट्यूट किया जा सके और जो अमेरिकन इंडस्ट्री है उसको कैसे प्रमोट किया जा सके। डॉक्टर कुमार, यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि जब दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, काफ़ी भीषण हमने टैरिफ युद्ध देखा है दोनों के बीच में, इसका कोई हल निकल जाए, इसकी ज़्यादा ज़रूरत किसको है, अमेरिका को या चीन को? और इसी के साथ दूसरा सवाल ये जानना चाहेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर जो अमेरिका की कंपनियां हैं उनका कितना बड़ा दबाव है? देखिए, जो अमेरिकन कंपनीज हैं, पहला दूसरा सवाल का जवाब दे दूं कि उनका काफ़ी दबाव है, क्योंकि ट्रंप ने जिस ढंग से वहाँ पे स्टील और जो एल्युमिनियम जो है उस पर टैक्स लगा दिया पूरे विश्व के जो इम्पोर्ट्स हो रहे थे उस पर, और केवल एक ही जगह से अभी एग्रीमेंट हो पाया, वो है ब्रिटेन के साथ। उसके अलावा सारे जगह जहाँ से इम्पोर्ट होते थे, चाहे वो कनाडा की बात करूँ, मैक्सिको की बात करूँ, चीन, ये 3 सबसे बड़े ट्रेडिंग कंट्री है अमेरिका के साथ। तो इन तीनों के साथ उनके निगोशिएशन अभी नहीं हो पाया। तो वहाँ की जो कंपनीज हैं, मान लीजिए कि अगर फोर्ड या दूसरी जो लोकल इंडस्ट्रीज भी हैं अमेरिका के, अगर उसको आप प्रमोट भी करना चाहते हैं तो उसमें तो सबसे बड़ी आवश्यकता होती है स्टील की। और जब तक आयरन, स्टील और जो एल्युमिनियम इत्यादि प्रोडक्ट्स आप नहीं लाएंगे सस्ते दर पे, तो ये कंपनी वहाँ पे चल नहीं पाएंगे। और आप खुद अगर बनाना चाहते हैं आयरन, स्टील और एल्युमिनियम इत्यादि, तो इसमें काफी समय लगेगा। उनको 2-3 साल तो उनको फैक्ट्री स्टैब्लिश करने में लगेगा। सर, थोड़ा संक्षेप में कर दीजिएगा, समय कम है। जी, तो इसमें क्या हुआ कि सप्लाई चेन पूरा डिसरप्ट हो गया है। लेकिन दूसरा सवाल यह था कि इसमें जो कंपनी का दबाव काफी ज्यादा है अमेरिका की तरफ से, लेकिन जहां तक फायदे नुकसान की बात करूं तो दोनों देशों को नुकसान है। अमेरिका को भी नुकसान हो रहा है और चीन को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि अमेरिका रेयर अर्थ मटेरियल नहीं पा रहा है, और सस्ते जो उनके जो इम्पोर्ट करते थे और फिर जो फाइन प्रोडक्ट्स बना के उसको री एक्सपोर्ट करते थे, तो वह वहां पे नहीं हो पा रहा है। और तीसरा नुकसान जो हो रहा है वो पूरे विश्व को भी हो रहा है, क्योंकि जो ग्लोबल इकोनॉमी 3.1% से के रेट से ग्रो करने की उम्मीद बताई जा रही थी, अभी बताया जा रहा है कि 2.8 और 2.9 के बीच में होगा। तो मुझे लगता है कि ट्रंप की जो टैरिफ की पॉलिसी है उससे सबको नुकसान हो रहा है, और मुझे लगता है कि इसी कारण से दोनों देश निगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि ये निगोशिएट करेंगे, किस लेवल तक नीचे करेंगे यह कहना अभी मुश्किल है, लेकिन यह निश्चित रूप से मान के चलें कि दोनों देश इस एग्रीमेंट पे आएंगे कि किस ढंग से जो टैरिफ्स है उसको रैशनलाइज किया जा सके दोनों देशों के द्वारा। ठीक है डॉक्टर कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण दोनों ही विषयों पर हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार हम आपको आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मैं छोटी थी तब मोबाइल में सिर्फ फोन आते थे, आज मेरी स्कॉलरशिप भी आते हैं, अप्पा के किसान सम्मान के पैसे भी आते हैं, अम्मा के सखी मंडल के पैसा भी मोबाइल से ही आते हैं। इस डिजिटल भारत ने बचपन से ही DBT और UPI देखा है। यही नया भारत बड़ा होकर बनाएगा विकसित भारत। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ग्रेटा थनबर्ग और अन्य कार्यकर्ताओं को लेकर गाजा जा रही सहायता नाव को इजराइल ने समुद्र में रोक दिया और इसे इजरायली तट की ओर मोड़ दिया। जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग मेडलिन नाव पर सवार 12 कार्यकर्ताओं में से एक थीं।
ये नाव 1 सप्ताह पहले सिसिली से रवाना हुई थी। इस यात्रा का मकसद गाजा में सहायता सामग्री पहुंचाना था, लेकिन इजराइल ने इसे गाजा नहीं पहुंचने दिया। इजराइल ने कहा कि राहत सामग्री को उचित माध्यम से गाजा पहुंचा दिया जाएगा और इजराइल पहुंचने पर ग्रेटा थनबर्ग और दूसरे कार्यकर्ताओं को 7 अक्टूबर के हमास के आतंकी हमले के दृश्य दिखाए जाएंगे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध भीषण बना हुआ है, जहां यूक्रेन ने रूस के अंदर हमला कर 2 लड़ाकू विमानों को बर्बाद करने का दावा किया है। वहीं रूस ने पूरी रात यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। यूक्रेन ने इसे रूस द्वारा रात में किया गया अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया है। इस बीच ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध बंदियों की अदला बदली जारी रहेगी। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने सोमवार को कहा कि ईरान जल्द ही ओमान के माध्यम से अमेरिका को परमाणु समझौते के लिए एक खुद का प्रस्ताव सौंपेगा। दरअसल दोनों पक्षों के बीच अब तक हुई बातचीत में दिया गया अमेरिकी प्रस्ताव तेहरान को स्वीकार नहीं है। बाघेई ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजराइल पर परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए दबाव डालने का भी आह्वान किया। दक्षिणी जापान के ओकिनावा में अमेरिकी सेना के कडेना एयरबेस के अंदर गोला बारूद भंडारण क्षेत्र में हुए विस्फोट में जापानी आत्मरक्षा बल के कई सदस्य घायल हो गए। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर स्थिति की जांच कर रही है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार और 1972 में अमेरिकी नियंत्रण खत्म होने के बाद भी ओकिनावा में अमेरिकी सैन्य सुविधाओं का अड्डा है। चीन से बढ़ते खतरे के बीच ताइवान के तटरक्षक बल ने रविवार को सेना के साथ अभ्यास किया। दरअसल चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है। ताइवान ने द्वीप के चारों ओर चीन द्वारा समुद्र के नीचे केबल काटने और रेत निकालने जैसी गतिविधियों के बारे में बार-बार शिकायत की है, जिसका उद्देश्य सीधे टकराव के बिना चीन पर दबाव डालना है।